Yes, please. Good morning, everyone. So, in the previous part, recently chapter number 8 के अंदर that is rule 3 हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली सर जब आप कभी डिविडेंड अपने आउट ऑफ रिजर्व में से देंगे तो इन दैट केस रूल 3 की तीन कंडीशंस आप लोगों की क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। फटाफट एक बार तीन की तीन कंडीशंस दोबारा बताना। नंबर वन कंडीशन एंड पहली बात, वजह क्या थी इस रूल 3 के एक्टिव होने की? वो टू वर्ड्स थे, वन इज इनएडिक्वेसी एंड सेकंड इज एब्सेंस। क्लियर? और उसमें भी केस वाइज आपको बताया कि सर अगर इनएडिक्वेसी होती है बट कम से कम प्रॉफिट तो है, और एब्सेंस होने का मतलब करंट ईयर में लॉस। और एक सिचुएशन आपने इससे पहले भी डिस्कस की थी कि लेट इट बी करंट ईयर में प्रॉफिट है, पास्ट ईयर में क्या पड़े हैं, लॉसेस। तो आपने कंडीशन जस्ट एक पढ़ी है, पुराना रिकॉर्ड अपना क्या करिए, क्लियर करिए, उसके बाद जो मर्जी बांट। तो तुमने क्या कहा था कि माइट भी 2 साल बाद 3 साल बाद आज प्रॉफिट देखने को मिले, और तुम कहते जी हम तो डिविडेंड बांटेंगे। बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटा सा कंप्लायंस है, जो आज के प्रॉफिट्स होंगे दैट आर सब्जेक्ट टू टू वर्ड्स, वन इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर के लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इन दोनों को एडजस्ट कर दीजिए, जो भी आपके पास प्रॉफिट्स बचेंगे करंट ईयर के, तुम जितना मर्जी डिविडेंड बांटो, हमें उससे मतलब क्या। बट सर जो ये रूल 3 का पॉइंट पढ़ रहे हो ना, ये थोड़ा अलग है। ये क्या बोल रहा है, पास्ट के प्रॉफिट तो पड़े हैं, उल्टा करंट ईयर में प्रॉफिट्स क्या हैं, या तो कम या करंट ईयर में प्रॉफिट्स ही नहीं है। इन दैट केस करंट ईयर में जो डिविडेंड बांटने की आप लोग बात करेंगे, वो डिविडेंड आप कहां से सोच रहे होंगे, फ्रॉम द रिजर्व्स। अगर इनएडिक्वेसी भी है तो कुछ पैसे तो हमारे पास पड़े ही हैं, और बाकी पैसे कहां से ले लेंगे, फ्रॉम द रिजर्व। तो जब भी रिजर्व में से, एंड हेयर बाय आई एम टॉकिंग द वर्ड रिजर्व मींस फ्री रिजर्व, कि फ्री रिजर्व में से अगर आपने पैसा विड्रॉल करना भी है तो रूल 3 की तीन कंडीशंस एक्टिव हैं। तीन कंडीशन पार करवा दीजिए, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आप निकाल लीजिए, हमें क्या दिक्कत। जिनमें से कंडीशन नंबर वन क्या थी सर? कंडीशन नंबर वन इज कि जो भी करंट ईयर का डिविडेंड का रेट होगा, वो पिछले 3 साल के डिविडेंड रेट की जो एवरेज आएगी उससे एक्सीड नहीं करना। हाउएवर ये कंडीशन वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी इन ईच ऑफ द, अगर इन ईच ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपने डिविडेंड कभी दिया है, जैसे कल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास गिवन थे। क्लियर? अब एक बीच में पॉइंट हमने डिस्कस किया जो हाउएवर रिटर्न नहीं है, कहीं मेंशन्ड नहीं है, इवन एग्जांपल भी नहीं है, बट उसको सर्च आउट करेंगे, यही हमारा काम है कि सर व्हाट इफ तीन में से 2 साल डिविडेंड दिया हो, तो अल्टीमेटली सर आप उसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? सर आई विल टेक द डिविडेंड रेट एज जीरो, जीरो प्लस समथिंग डिवाइड बाय 3। बाकी आईसीआई इसके रिगार्डिंग कोई अलग से गाइडलाइंस दे दे, इसके रिगार्डिंग कोई एग्जांपल कोई क्वेश्चन बनाकर दे दे, तो हमें भी क्लियर हो जाएगा कि आईसीआई इसके रिगार्डिंग क्या कहता है। तो अभी तक तो आपने पास्ट कल पेपर के जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें तो काम ही खत्म कर दिया। क्या चीज, या तो एवरेज रेट बता ही दिया, या पिछले 5 साल 3 साल में कभी आपने डिविडेंड बांट रही, तो वो तो फिर कंडीशन नंबर वन एक्टिव ही नहीं हुई ना। तो कंडीशन नंबर वन आपकी एप्लीकेबल ही नहीं हुई। देन आफ्टर दैट कंडीशन नंबर टू क्या थी, जो आपको अमाउंट बताएगी, अमाउंट रिगार्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट विच यू कैन ड्रॉ, दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 1/10। 1/10 किसका? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीज। और कल मैंने आपको यहां पे सही किया था सर, हेयर बाय आई एम टेकिंग द वर्ड एज पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि यही चीज है ना, पॉइंट्स में डाउट लेकर आते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं कि सर आपने पेड अप इक्विटी कहा था या प्रेफरेंस। हमने वर्ड यूज किया पेड अप शेयर कैपिटल, एंड शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ। एंड फ्री रिजर्व मींस दोज रिजर्व विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इवर सर मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स में कल आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि सर ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व्स होते हैं, या कोई सीआरआर है, डीआरआर है, ये कभी भी आपके नॉर्मल रिजर्व एंड सरप्लस का तो पार्ट होते हैं, नॉर्मली फ्री रिजर्व्स का ये पार्ट नहीं। सो फ्री रिजर्व मींस, वही मेरा आज का वर्ड है कि डिविडेंड मस्ट बी पेड आउट ऑफ क्या होना चाहिए, फ्री रिजर्व। एंड फ्री रिजर्व मींस, क्या डेफिनेशन आप लोगों की लिखी हुई ऊपर, फ्री रिजर्व मींस दैट रिजर्व्स विच आर अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक टॉप पे लाइन लिखी,
एक टॉप पे लाइन लिखिए या इसी के साथ ही लिख लीजिए कि फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स which are free reserves are those reserves which are freely available for which are freely available for dividend distribution, which are freely available for dividend distribution. चलिए सर, अब नेक्स्ट आगे आपने क्या कहा कि सर अगर तो देखो प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, देन इट मींस कि कम से कम प्रॉफिट तो है। द रिक्वायर्ड सफिशिएंट बैलेंस, जो भी आपको चाहिए आप अपने रिजर्व में से ले लीजिए। इसमें कोई भी लॉसेस को सेट ऑफ करने वाला पॉइंट नहीं, क्योंकि पहले भी प्रॉफिट थे, आज भी प्रॉफिट है। हाँ प्रॉफिट कम है, तुम डिविडेंड ज्यादा बांटने की बात कर रहे हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर करंट ईयर में प्रॉफिट्स आपके क्या होंगे, एब्सेंट। एब्सेंट होने का मतलब लॉसेस। तो करंट ईयर के डिविडेंड को बांटते टाइम जो भी तुम यहां पे कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग टू लिमिट निकालोगे, उस लिमिट का उस मैक्सिमम अमाउंट में से सबसे पहले करंट ईयर के लॉसेस आपको क्या करने पड़ेंगे, सेट ऑफ करने पड़ेंगे। और नेचुरली सर लॉसेस को सेट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट बचेगी, दैट आई कैन यूज इट एज डिविडेंड, उसको मैं डिविडेंड की तरह आगे बांट सकता हूं। क्लियर? देन आफ्टर दैट कंडीशन नंबर 3, द मेन कंडीशन क्या सर, आफ्टर विड्रॉल। एंड हेयर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आफ्टर विड्रॉल। आप निकालेंगे कैसे सर, जितने भी रिजर्व्स आपके पास पहले पड़े थे माइनस डिविडेंड के लिए जितना भी पैसा आप लोगों ने निकाला, निकाला मैक्सिमम कर देना। मोस्टली केस में क्या था, मान लो मुझे मेरी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है 15 लाख, मेरी एज पर द कंडीशन नंबर 2 मैक्सिमम एलिजिबिलिटी कितनी है 15 लाख, मुझे तो चाहिए 8 लाख, मुझे तो चाहिए ही कितना, 8। तो सर जी जब कंडीशन नंबर 3 लगाएंगे, थर्ड में बैलेंस ऑफ रिजर्व कैसे निकालेंगे, द टोटल रिजर्व माइनस 8 लाख रुपीज, जितना आपने डिविडेंड के नाम से निकाला, दैट मस्ट बी, मतलब बैलेंस, द बैलेंस जो भी पड़ा है रिजर्व्स का, दैट मस्ट बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट 15% ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल। अगेन वर्ड पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट इक्विटी। क्लियर? तो ये 3 कंडीशंस आप लोगों ने क्या करी, कवर अप करी। और एक एक्सेप्शन नीचे ही गिवन थी, अगर कंपनी आपकी 100% गवर्नमेंट कंपनी है तो उनपे रूल 3 अपने आप में एप्लीकेबल नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। हाँ जी हार्दिक पढ़ना जी। हम्म, बिल्कुल। हम्म, तो ये हम इसके वो लास्ट में कैलकुलेट करेंगे ना कि हमें कितने हैं, जो आपने सब कुछ 3 कंडीशंस बताएंगे। तो फिर जो प्रेफरेंस शेयर जिस टाइम हमें ये फिक्स होंगे, अगर हमें इस ईयर लॉस हुआ वो वाला कैसे, मतलब तो फिक्स देने ही पड़ेगा, वो क्यूमुलेट होता रहेगा, उनका क्यूमुलेट होता रहेगा, आज नहीं देंगे नेक्स्ट ईयर दे देंगे, बट अल्टीमेट उनकी क्या है, फिक्स्ड है। पहली बात तो ये सारे एप्रोप्रिएशंस हैं। और डिविडेंड, आप मैंने यहाँ पे क्या वर्ड ये कहा कि डिविडेंड मींस इक्विटी डिविडेंड, डिविडेंड तो प्रेफरेंस को भी दे रहे हैं, तो प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड आप कहां से दे सकते हैं, फ्रॉम द पास्ट, आप दे दीजिए। बट हमने क्या कहा कि रिजर्व्स में से अगर आप क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, तो आपकी ये 3 कंडीशंस क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। क्लियर? नहीं तो नॉर्मली प्रेफरेंस वालों को इस बार नहीं मिला तो अगली बार एक्यूमुलेट करके दे देंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी तो नेचर होती है। क्लियर? सो बेसिकली हाँ मिलेगा मिलेगा ना, ऐसा नहीं चार्ज नहीं है वो, ये है कि जब भी देंगे आपको आपकी फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी। हाँ इक्विटी वालों के केस में रेट अपना फिक्स नहीं, वो मेंबर डिसाइड करेंगे। इनका ऑलरेडी बाय द क्लास पहले ही डिफाइंड है कि 12% प्रेफरेंस शेयर, मतलब जब भी डिविडेंड मिलेगा, जब भी मिलेगा, ये नहीं मिलेगा मिलेगा, जब भी मिलेगा 12% मिलेगा आपको, आपके साथ रेट क्या कर दिया गया, तय कर दिया गया। हाँ इक्विटी वालों का मेंबर डिसाइड करेंगे जो है। तो ये जो सिनारियोज आप मैक्सिमम पढ़ रहे हैं ना, ये किसके केस में पढ़ रहे हैं हम लोग, इक्विटी के केस में, क्योंकि जनरली प्रेफरेंस वालों को तो अल्टीमेट उनका हिस्सा मिल ही जाएगा जो भी उनका बनता है। नाउ द डिविडेंड पढ़िए, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड, हाँ जी, as paid by a company from its reserve other than free reserve. मतलब फ्री रिजर्व्स के अलावा और कहीं से भी आप अपना ये डिविडेंड पे आउट नहीं करेंगे। द ओनली सोर्स जहां पे जो रिजर्व वर्ड यूज किया गया है, रिजर्व हेयर मींस फ्री रिजर्व्स। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑन, अच्छा वर्ड भी देखिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं, वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन मींस कर ही नहीं सकते। प्रोहिबिशन ऑन डेक्लेरेशन ऑफ, किस पे,
डिविडेंड, कि सर अगर ये हालात हुए तो हम आपको कोई भी डिविडेंड बांटने नहीं देंगे, जिनमें से पढ़िए वर्ड, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन, स्पेशली वर्ड अंडरलाइन, स्पेशली किसके ऊपर मना करा है? इक्विटी पे, प्रेफरेंस पे नहीं। इक्विटी वालों के लिए मना किया गया कि सर इक्विटी वालों को कोई भी डिविडेंड आप नहीं बांटेंगे, हाँ प्रेफरेंस वालों को देना दे दो, क्योंकि ये प्रोहिबिशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सिर्फ इक्विटी वालों को। इक्विटी शेयर्स पे इसको लिखो ऊपर, नॉट प्रेफरेंस, ताकि तुम्हें क्रॉस याद रहेगी, हाँ सर प्रेफरेंस वालों को अलाउड है। क्लियर? नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन इक्विटी शेयर्स इफ द कंपनी हैज, हाँ जी, If a company has not complied with number 1 section 73, अब हमारे लिए नया वर्ड, नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 5 दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स को लेकर, जिसमें हम लोग ये दो सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, दैट इज 73 एंड 74, एंड दैट इज रिगार्डिंग द डिपॉजिट्स, जो नॉर्मल जनता से पैसा आप लोग पकड़ते हैं। अब कहते जी सिंपल सी बात, जो भी पैसा आपने, अगर पर्टिकुलरली सर सेक्शन 73 प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द, क्या लिखा हुआ है? पब्लिक, एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स, अगर लेट इट बी 73 सेक्शन में क्लियरली मेंशन है कि आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अगर मेंबर से करेंगे, कंपनीज को अलाउड है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, बट अगर मेंबर से करेंगे तो सेक्शन 73 का कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। अब तुमने इन सेक्शंस की क्या करी? नॉन कंप्लायंस। या तो मैंने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया जबकि मैं एलिजिबल ही नहीं, मैं अल्टीमेटली लोगों से, अरे बैंक में भी तो डिपॉजिट होते हैं, नॉर्मल जनता अपना अकाउंट ओपन करवाती है, आप अपना पैसा उसमें डिपॉजिट करवाते हैं, सेम कंपनीज के लिए भी। ये मत कहना कि जस्ट एंड जस्ट ओनली या तो इक्विटी होगा, मतलब जो ऑनर्स पार्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके अलावा मैक्सिमम तुमने क्या देखे होंगे? डिबेंचर्स। एक थर्ड वर्ड, एक फोर्थ वर्ड और ऐड कर लीजिए सर, कंपनीज भी डिपॉजिट के जरिए बोरोइंग्स क्या कर सकती हैं? एक्सेप्ट कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि मैं लोन हमेशा किससे लूंगा? बैंक से लूंगा, मुझे मेरे मेंबर्स लोन देने को राजी हैं तो इनसे ले लो, बट सर आपको कंप्लायंस करने पड़ेंगे सेक्शन किसके मुताबिक? 73। और 73 का अगर तुमने नॉन कंप्लायंस करा, कुछ भी, कुछ भी, जैसे आप एलिजिबल नहीं हो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया, या पर्टिकुलरली मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशंस थी, तुमने कंडीशंस फॉलो नहीं करी, कुछ भी वर्ड, 73 का अगर तुमने कंप्लायंस नहीं करा, मैं इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड तुम्हें बांटने नहीं दूंगा। Clear? So if the company has not complied with, number one is section 73 and number two is section 74. अब 74 किसके रिगार्डिंग है सर? 74 है उन डिपॉजिट्स की रीपेमेंट पे, उन डिपॉजिट्स की रीपेमेंट पे जो आपने एक्सेप्ट किए थे कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट होने से पहले। अब कंपनीज एक्ट 2013 की इफेक्टिव डेट है जी 1/4/2014। ये जो एक्ट आपका एनफोर्स किया गया, दैट इज 1/4/2014 से इफेक्टिवली क्या किया गया? यहाँ पे पुट इनटू द फोर्स डाला गया। अब ये डिपॉजिट्स की जो प्रोविजन है, ये कौन सा नए एक्ट के अंदर आई है? ये तो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग भी अलाउड था, कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी है कि डिपॉजिट आज पहली बार इन्होंने अलाउ करे हैं। ये पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग टू भी क्या था? अलाउड था, बट कंडीशंस में बड़ा चेंज आया। जब नया कंपनीज एक्ट 2013 आया, उन्होंने बड़ी चेंजेस करी, डिपॉजिट को लेकर स्ट्रिक्टनेस करी। ये वन ऑफ द मेन रिस्की एरिया है, ये डिपॉजिट्स के लेकर पर्टिकुलरली कंपनी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपने अगर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं तो टाइमली उनकी क्या करिए? रीपेमेंट करिए अलोंग विद इंटरेस्ट। अगर जरा सा भी डिफॉल्ट आपका डिपॉजिट्स का हुआ, हमने आपको डिस्क्वालीफाई कर देना है फ्रॉम द वेरियस सेक्शंस। और ये एक बार नहीं, 73 या 74, मल्टीपल चैप्टर्स में जहां भी तुम एलिजिबिलिटीज में पढ़ोगे, वहां पे कॉमन कॉमन इन एलिजिबिलिटी में क्या लिखा होगा? डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट ये नहीं कर सकते, काफी जगह, काफी जगह। नहीं तो नॉर्मली कहते हैं जी फिर क्या होगा अगर बोरिंग वापस नहीं करी, मैं कब बताएंगे ना, वेरियस सेक्शंस में जहां जहां लिखा हुआ है कि अगर डिपॉजिट्स का आपने कोई भी डिफॉल्ट करा तो वेरियस सेक्शंस में कंपनीज एक्ट ने आपको क्या कर देना है? डिस्क्वालीफाई कर देना है। इसका कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है। अगर इसमें जरा सा भी नॉन कंप्लायंस मिला, तुम्हें मैं इक्विटी शेयर्स पे कोई भी डिविडेंड बांटने नहीं दूंगा। और वैसे भी सर शर्म कर लो, लोगों का पैसा तुमसे दिया नहीं जा रहा,
और ऑनर्स बैठे यहां पे क्या खा रहे हैं, डिविडेंड खा रहे हैं। पहले उनको तो दे दो, उनका पैसा तो वापस कर दो। और मैं मना नहीं कर रहा, कंप्लायंस कर, जिस मर्जी को बांट। मैं तो उल्टा तेरे पे डबल स्ट्रिक्टनेस लगा रहा हूं कि अगर तूने इन सेक्शन में देख, ऊपर से जो इनकी पेनल्टी होगी वो तो लगेगी लगेगी। जो 73 का नॉन कंप्लायंस करा, 74 का नॉन कंप्लायंस करा, वो तो लगेगा ही लगेगा। ऊपर से इधर से मैंने क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई। मैं मैं तब तक डिविडेंड नहीं बांटने दूंगा जब तक अल्टीमेटली 73 और 74 का कंप्लायंस नहीं करते। तो सर 73 इज ऑल अबाउट कि अगर मेंबर से 73 अलाउ करता है कि एक कंपनी अपने मेंबर से बोरिंग ले सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट उसके कंडीशंस का कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे, नॉन कंप्लायंस होगा और तुम इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं बांट। और वैसे भी सर, प्रेफरेंस वालों से अगर मैं कहूं जी आपके पास शेयर होल्डर्स दो तरह के हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी, हु इज द मेन कंट्रोलिंग? इक्विटी। सारी बातें लास्ट आके किस पे रुकेंगी? इक्विटी। प्रेफरेंस वालों को इतनी राइट्स नहीं, प्रेफरेंस वालों के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, प्रेफरेंस वालों के पास इतनी पावर्स नहीं होती। ये तो कभी कभार चलो ठीक है, किसी एक्ट में लिख दिया गया, किसी सेक्शन में लिख दिया गया, तो ये अपनी पावर यूज कर सकते हैं। जब भी वर्ड शेयर होल्डर बोला जाए, वन पर्सन कम्स इन द माइंड एंड दैट इज इक्विटी। कि सर इक्विटी वालों की बात चल रही है। आगे दिस प्रोहिबिशन, और क्या ये सदा के लिए प्रोहिबिशन लग गई कि नेक्स्ट आगे कभी आप कर ही नहीं पाएंगे? नहीं सर, एज लॉन्ग एज जब तक ये आप सही नहीं करते, आपके ऊपर ये मना है। तुम सही कर दो, तुम 74 का कंप्लायंस कर दो, 73 का कंप्लायंस कर दो, डिविडेंड अगले दिन ही बांट ले, हमें क्या दिक्कत? पढ़िए, दिस प्रोहिबिशन shall continue so long as the failure to comply with section 73 और 74 continues। जब तक ये फेलियर आपकी चलेगी, तब तक मैंने आपको इक्विटी के ऊपर कोई भी डिविडेंड बांटने नहीं देना। तुम सही कर दो, डिविडेंड बांट लो, हमें क्या दिक्कत? पर कंप्लायंस। आगे नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू हुम, पढ़िए जी, यस प्लीज। The dividend shall be paid to हाँ, the registered shareholder of shares. देखो जी, पहली प्रायोरिटी बाय रूल बनती ही क्या है? द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उन शेयर्स के अगेंस्ट लिखा होगा कि इन शेयर्स की मालकियत ये है, हमने तो उसको क्या कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। और दूसरी बात, और द ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड होल्डर, दैट मींस जो शेयर होल्डर ने बोला कि इसको जिसको रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कहेगा। जैसे मान लो सपोज मैं कह रहा हूं जी, इसको वर्ड क्या बोलेंगे, पेबल टू मिस्टर डी। पेबल टू मिस्टर डी का मतलब क्या हुआ? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, आपके शेयर्स हैं तो आपको मिलेगा। अच्छा, टू द ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर मींस इसको डी बोले। इसको वर्ड क्या बोलेंगे? पेबल टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर डी। क्या वर्ड बोलेंगे? पेबल टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर डी। मिस्टर डी जिसको ऑर्डर करेगा, हमने अल्टीमेटली उसको क्या कर देना, पे आउट कर देना। मिस्टर डी ने कहा जी मुझे ना देना, नेक्स्ट आगे मिस्टर ए को दे देना, ठीक है सर, मिस्टर ए को दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज पहली प्रायोरिटी आपको, दूसरी प्रायोरिटी आप जिसको कहो, एंड तीसरी टू द बैंकर्स ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। मोस्टली केस में जैसे आपने वो बीआरएस बनाते टाइम, बैंक रिकंसिलेशन बनाते टाइम, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का वर्ड पढ़ा होगा। कई बार आपके अकाउंट होल्डर्स स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेरे बिहाफ पे मेरा बैंक डिविडेंड क्या करेगा, आपसे कलेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली वो कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। बट मेरी ओर से इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। तो कंपनी को क्या दिक्कत सर? कंपनी ने तो क्या करना, डिविडेंड देना है। सिंपल सी बात, हमने तो ये डिक्लेयर कर दिया। पहली बात, ये अभी प्रपोज्ड नहीं है, अब वर्ड क्या बोल रहा हूं, डिक्लेयर कर दिया, हमने तो देना है सर। आप बताओ, आपको दें या आपके किसी ऑर्डर को या आपके बैंकर को? वैसे तो मोस्टली आज की डेट में आपके जो शेयर्स हैं, फिजिकल शेयर्स तो रहे ही कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में। पब्लिक कंपनी तो सारी ही कन्वर्ट किसमें हो चुकी है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, और उसमें तो अकाउंट डिटेल्स आपकी पहले से पड़ी होती है। एंड आज की डेट में मैक्सिमम, जैसे कहते हैं 99.99% जो डिविडेंड है वो इन दी फॉर्म ऑफ क्या मिलेगा सर, बैंक अकाउंट में मिलेगा। जो भी रजिस्टर्ड अकाउंट आप हम देंगे, हमने उसमें डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट इज मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यस प्लीज। नो डिविडेंड शैल बी पेबल, हाँ जी। एक्सेप्टिंग कैश, अच्छा, एक्सेप्टिंग कैश मतलब, कैश अच्छा कैश भी मतलब नगद नहीं, कैश मतलब पैसे देने हैं। बट पैसे का मोड तो हमें भी पता है कि जाएगा तो बैंकिंग चैनल से। कैश पेमेंट तो इनकम टैक्स वाले वैसे ही अलाउ नहीं करते। कहीं तुमको जी अपा 500 500 गद्दी लेके बैठे, हाँ बोल भी तेरा कितना तेरा कितना, वो नहीं है।
नगद नहीं देंगे। कैश का मतलब यहाँ पे इन दी फॉर्म ऑफ कैश मिलेगा, बाय बैंकिंग चैनल मिलेगा, या आपके नाम का डिमांड ड्राफ्ट बना देंगे वो भी चलेगा कि आप उसको इन कैश करवा लो, बाय चेक मिलेगा वो ले लो। बट सर स्पेशली नॉट बी पेड इन, क्या लिखा हुआ है, इन काइंड। उसके बजाय कुछ सामान देना शुरू कर दिया ना, डिविडेंड का फॉर्म ही क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैश। एंड हाउएवर द डिविडेंड मे बी पेड बाय चेक, या आजकल एक वर्ड चलता है कॉल्ड एज क्या, डिविडेंड वारंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड वारंट, कभी सुना है वर्ड? डिविडेंड वारंट का मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइक अ कूपन, लाइक जैसे अमेजोन का वाउचर या फ्लिपकार्ट का वाउचर, दैट इज, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको एक कोड दे दिया, अल्टीमेटली आपने जब भी कोई परचेजिंग करनी है उसमें कोड डालो, उतने पैसे आपके क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट डिविडेंड वारंट्स होते हैं कि सर हमने तो आपको पैसा देने, वो कहता है जी शेयर होल्डर हमें अभी पैसा नहीं चाहिए, आप ऐसे करो इसके डिविडेंड वारंट दे दो। मैं कहा क्यों, हमें जब चाहिए होगा इन कैश करवा लेंगे, आप कूपन दे दो हमें जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेरे पास डिविडेंड वारंट है कितने का, मान लो 5,000 का, वो अपने आप में क्या है, वो 5,000 रुपए, मैं जब भी इन कैश करवाना चाहूं एंड वो ट्रांसफरेबल भी होगा। अब वो मेरे पास है, जैसे चेक नहीं होते, अब चेक पे नाम तो किसी का लिखा नहीं हुआ, तो नेक्स्ट आगे क्या होगा, नेगोशिएबल, मन करे मैं आपको दे दूं, आप किसको दे दो, आप आगे दे दो, एंडोर्स जहां मर्जी करो। सेम डिविडेंड वारंट्स है। सर एक बात बताओ, कंपनी का ऑब्लिगेशन क्या है, तुमने 5,000 देने हैं, मेरे नाम पे ना देना, मुझे उसका डिविडेंड वारंट दे दो, मेरे को चाहिए होगा ना, मैं दोबारा तुम्हें वापस करके 5,000 रुपए ले लूंगा। नहीं तो अदरवाइज मान लो मैंने नेक्स्ट आगे वो परिणीता को दे दिया, इसने नेक्स्ट आगे किसी को दे दिया, जिसको भी फाइनली चाहिए हुआ, अरे वो कैश कूपन है भाई, जब मर्जी कंपनी में जाओ उसको सबमिट करवाओ और उतना कैश उनसे ले। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिविडेंड वारंट, जस्ट लाइक अ कूपन, कोई भी जाओ रिडीम करवाओ, कंपनी तो उतना ऑब्लिगेशन आपको देगी ही देगी। एंड या फिर जो आज की डेट में चलता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक मोड, कि बाय बैंक ट्रांसफर आपके अकाउंट में नेफ्ट करवा देंगे, आईएमपीएस करवा देंगे, तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्या होगी, पेमेंट डिपॉजिट होगी। क्लियर। नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स परमिटेड। हाँ जी, It is permissible to capitalize the profits of reserves by issue of bonus shares or बिल्कुल। making a bonus. और बट सर एक चीज का ख्याल रखना, कहते जी क्या प्रॉफिट्स की कैपिटलाइजेशन करना अलाउड है? अब कंपनीज में जैसे आजकल तुम ये बाय बैक भी डिस्कस कर रहे हो इन द अकाउंट्स, मोस्टली कंपनी में देखा कि कंपनी में क्या पड़े हैं सर, रिजर्व एंड सरप्लस, बट वो अमाउंट कैपिटल का हिस्सा तो नहीं बन सकती ना, वो अमाउंट किसमें पड़ी है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसको वर्ड बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में से अमाउंट निकाल के किसमें डालना, इस प्रोसेस को वर्ड क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या करना, रिजर्व्स। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बाय टू वेज, वन इज कॉल्ड एज बाय इशू ऑफ, क्या बांट दो, बोनस शेयर्स, रिजर्व में से पैसा उठाओ, नेक्स्ट आगे बोनस डिक्लेयर कर दो, होगी कैपिटलाइजेशन। और वैसे भी रिजर्व्स है ही किसके हैं, ओनर्स के, उन्हीं का पैसा उन्हीं को दे रहा हूं, हाँ बस मैंने उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अच्छा ये भी होता है, तुमने बोनस शेयर देना है, शेयर तो पूरा होएगा, बोनस शेयर देना है शेयर दे दो, बोनस कॉल देनी है बोनस कॉल दे दो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बोनस कॉल, सर लेट इट बी कोई रिमेनिंग आपका अनपेड था, 10 रुपए का शेयर था, 8 पेड अप था, मैं कहा जी आपको 2-2 रुपए देने की जरूरत नहीं है, हमारी ओर से क्या है, बोनस कॉल, मैं वो 2 रुपए अपनी ओर से रिजर्व में से निकालूंगा और आपके 2 रुपए पूरे कर दूंगा, तेरा शेयर कितने का होगा, 10 रुपए का ही होगा, मतलब ये मान ले 8 रुपए तुम दोगे और 2 रुपए कम, मेरी ओर से बोनस। और एक तो पूरा का पूरा शेयर देना, सर वो भी चलेगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि मतलब किस तरह से आपने बोनस डिक्लेयर करना है, आपने कॉल देनी है या शेयर देना है, तो तुम्हारी इच्छा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड, बड़ा अच्छा टॉपिक है सर, वन ऑफ द मेन, डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड इन सेपरेट बैंक अकाउंट। पहले तो मुझे थोड़ा सिनारियो बैक दोबारा क्लियर करिए कि सर क्या मैं अब तक यहां तक जब पहुंचा हूं, क्या मैं प्रपोज्ड डिविडेंड की बात कर रहा हूं, क्या मैं रिकमेंडेड डिविडेंड की बात कर रहा हूं, वो तो मैटर सर हो चुका, वो तो हो चुका कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टेट ऑफ अफेयर्स को देखते हुए एक प्रपोजल बनाया था, रखा था किसके सामने, किसके सामने, मेंबर्स के सामने,
एंड अल्टीमेटली मेंबर्स ने उसको एजीएम के अंदर बाय पासिंग द ओआर, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अपना रेट एंड ऑल वगैरह क्या कर लिया था, फाइनलाइज कर लिया था। एंड इमीडिएटली उस एजीएम के अंदर आपका डिविडेंड रेट क्या कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया। नाउ व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, सिंपल वर्ड, व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड इट बिकम्स लायबिलिटी फॉर द कंपनी। अदरवाइज जब तक प्रपोज्ड है, जब तक रिकमेंडेड है, जब तक मेंबर की ओर से डिक्लेयर नहीं किया गया, कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है वो। बट फाइनली जब आपके मेंबर्स ने उसको डिक्लेयर कर दिया, उसी पल वो अल्टीमेटली आपकी कंपनी की क्या बन चुकी थी, लायबिलिटी बन चुकी थी। और अब आपको स्ट्रिक्टली बिहेव करना होगा कि सर अब वो डिक्लेयर्ड हो चुका ना, जितना डिक्लेयर्ड हुआ, तुमने अपनी लिमिटेड लिमिटेड निकाल ली, प्लस माइनस करा, डिक्लेयर्ड हो गया ना, जितना डिक्लेयर्ड हुआ पैसा उठाइए, नॉर्मल बैंक अकाउंट में नहीं, एक सेपरेट बैंक अकाउंट क्या करवाइए, ओपन करवाइए, एंड उसके अंदर क्या करवाइए, डिपॉजिट करवाइए, वो भी विद इन 5 डेज। 5 दिन के अंदर ये डेकोरम पूरा होना चाहिए, नहीं होगा नॉन कंप्लायंस। सेक्शन 123 आपने कंप्लायंस नहीं करा, डिक्लेयर्ड से, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 5 दिन के अंदर ये पैसा कहां डिपॉजिट हो जाना चाहिए था, सेपरेट स्केड्यूल्ड बैंक अकाउंट के अंदर ये डिपॉजिट हो जाना चाहिए था। सर आपने करवाया नहीं। बस यहां से ना एक चीज समझ लेना, यहां से ये पैसा आगे आगे ही जाएगा, कभी कंपनी के पास वापस नहीं आएगा किसी केस में। नेक्स्ट आगे आज कई अलग अलग सर्कमस्टांस पढ़ेंगे, ये पैसा कंपनी में कभी लौट कर नहीं आएगा। जब डिक्लेयर्ड हो गया ना, अब ये जाएगा, या तो सिंपल सी बात शेयर होल्डर को जाएगा, नहीं सरकारी खाते जाएगा, सिंपल सी बात। बट कंपनी के पास कभी लौट के वापस नहीं आएगा। तो मैंने क्या वर्ड यूज करा सर, यहाँ पे नीचे ड्रॉ करिए, टाइम फ्रेम ड्रॉ करिए नीचे, दैट इज डेट ऑफ डिक्लेरेशन से विद इन 5 days deposit the declared amount in separate scheduled bank account, separate scheduled बैंक अकाउंट। सर और ये अपने आप में मैंडेशन है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। क्लियर? ये आपको मैं कहती एक बात बताओ, सेपरेट आपने क्यों अलग से ओपन करवाया? बैंक अकाउंट में तो पड़ा था, कंपनी के पास कौन सा कैश पड़ा था, कंपनी के अकाउंट में पैसे थे। कहते नहीं जी, बट उसको नॉर्मल अकाउंट में नहीं रखना, एक अलग से अकाउंट ओपन करवाओ। मैं क्या क्यों? इनका क्या पता डिक्लेयर करने के बाद फिर बाद में कहते खर्च हो गए, हमने कहीं और यूज कर लिए, हमें याद नहीं रहा कि डिविडेंड देना था। मैं कहा जी तुम अब याद रखोगे, वो कैसे? उसी दिन से 5 दिन के अंदर अंदर वो पैसा जो तुम डिक्लेयर कर चुके अलग रख दो। और जब मैंने उसको अलग रखवा दिया, वो काम ही किसके आएगा? डिविडेंड देने के। क्या कि तुम कल को कोई बहानेबाजी ना करो। और वैसे वही बात है, जब तक तो रिकमेंडेड था, जब तक तो प्रपोज था, अल्टीमेटली सर अल्टीमेटली तब तक तो मेंबर्स को भी क्या था कि पता नहीं देंगे नहीं देंगे, ओआर पास होगा नहीं होगा। बट जब डिक्लेयर कर दिया गया, अब तो अगले की उम्मीद जागी, अब तो आपने डिक्लेयर कर दिया, उनको भी उम्मीद होगी कि पैसे मिलेंगे। अच्छा बाद में कंपनी फिर बहानेबाजी करे कि जी वो ना हमारे पैसे एक ही अकाउंट में पड़े थे, हम याद नहीं रहा, हमारे जो सीएफओ हैं उन्होंने एक बड़ी पेमेंट कर दी 20 लाख रुपए की, बीच में वो पैसा चला गया। कहते जी ये कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये पैसा जो भी है, क्योंकि अब ये क्या बन चुकी, लायबिलिटी, अभी आपको पे आउट करना पड़ेगा दिन 5 days। वहां से ये पैसा एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में क्या करवा दीजिए, डिपॉजिट करवा दीजिए। और सर लॉ में कहीं भी किसी भी पर्पस के लिए अगर कोई सेपरेट अकाउंट ओपन करवाया जाएगा, उन अकाउंट्स को हम लोग वर्ड बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट्स। एस्क्रो अकाउंट्स दैट इज स्पेशल पर्पस अकाउंट्स, स्पेशल पर्पस अकाउंट्स। कहीं भी पूरे लॉ में नेक्स्ट आगे कई जगह करवाएगा भी कि सर इसको नॉर्मल बैंक अकाउंट में मत रखना, इसको क्या करना जी, नेक्स्ट एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर, वो भी स्केड्यूल्ड बैंक, कोई प्राइवेट बैंक, नॉर्मल बैंक नहीं, स्केड्यूल्ड बैंक, जो आरबीआई के स्केड्यूल्स में 45 IA सेक्शन में रजिस्टर्ड हैं, उन बैंक्स में ही, लाइक एसबीआई ये स्केड्यूल्ड बैंक है, क्लियर, पीएनबी स्केड्यूल्ड बैंक है, ऐसे बैंक्स में
तुम्हारा क्या पता कोई छोटे मोटे लेवल का रीजनल लेवल का बैंक में उसमें डिपॉजिट करवा दो ना जी ना, शेड्यूल्ड बैंक वर्ड पर क्या लिखा हुआ है सर? यस प्लीज। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, हाँ जी, including entire dividend. अच्छा नाउ इंक्लूडिंग इंटायरम डिविडेंड मींस ये प्रोविजन सेम एंटायरम डिविडेंड के ऊपर भी क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे ये मत कहना कि सर डिविडेंड मतलब फाइनल डिविडेंड, अरे मतलब दोनों के लिए, चाहे फाइनल दो चाहे तुम इंटायरम दो, जब तुमने डिक्लेयर कर दिया ना, ये दोनों के लिए सेम प्रोविजन है, आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी। क्या? शैल बी डिपॉजिटेड इन अ, यस प्लीज, Scheduled bank in a separate account within 5 days of declaration of such dividend. अच्छा अब इस पे ना आजकल वन वर्ड में क्वेश्चन एमसीक्यू में क्या आने लग गया, फाइंड आउट द डेट। आपने पर्टिकुलरली और कुछ नहीं क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू लेवल पे, मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ विद इन 5 डेज। अब लेटेड भी आपसे क्या पूछेगा कि आपने सर मान लो जो पर्टिकुलरली आज 23 तारीख है, नहीं सॉरी 24 तारीख है, 24 अक्टूबर को आज आपने डिविडेंड क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। 24 तारीख से 5 डेज काउंट करना, 24 तारीख से 5 डेज काउंट करना। क्या 24 काउंट करेंगे बीच में? नहीं, नेक्स्ट 5 डेज दैट इज कॉल्ड एज 25, 26, 27, 28, 29, सिर्फ 29th डेट तक, 29th अक्टूबर तक what you declared, interim or final whatever be the amount, that must be deposited in a separate scheduled bank में हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं करी तो आपके ऊपर डिफॉल्ट आएगा एंड डिफॉल्ट की क्या लगेगी, पनिशमेंट लगेगी। नाउ द वर्ड इज सच अमाउंट शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, हाँ जी, Other than the payment of dividend. सर डिविडेंड के अलावा वो पैसा कहीं और यूज नहीं होगा, यही वजह थी, यही वजह थी उस पैसे को अलग रखने की, सो दैट कि तुम मिक्सअप ना कर दो, तुम यूज ना कर दो, बाद में बहानेबाजी करो कि सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हाँ, पैसा अलग रख दे, ताकि अब डिक्लेयर्ड हो चुका तो पे आउट करना पड़ेगा। आगे सर दिस प्रोविजन अगेन, यस प्लीज, शैल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी, हाँ जी, In which the entire paid up share capital. सिंपल वर्ड 100% गवर्नमेंट कंपनी, 100% गवर्नमेंट कंपनी, इन पे भी ये वाली प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती। चलिए नेक्स्ट इज आफ्टर दैट एक छोटा सा केस आपके पास है नवंबर 18 का, सेल्फ रीड करिए और अपने आप को चेक करिए क्या प्रोविजन आपकी क्लियर है। देन आई विल स्टार्ट विद द 124 सेक्शन टुडे। 124 सेक्शन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जल्दी फटाफट देखिए, सेल्फ चेक करिए एंड बड़ा इजी सा पॉइंट है। पढ़ लिया क्वेश्चन, किसके रिगार्डिंग, reserves, transfer to reserves, and what is the provision, what is the provision, not mandatory, the company may at its own या voluntarily, yes कंपनी अपने आप में अगर ट्रांसफर करना चाहे तो कर ले, वो भी सच परसेंटेज एज इट मे डीम, बट हमारी ओर से कोई मैंडेशन नहीं है, सेक्शन 123 ने इसके रिगार्डिंग कुछ भी बात नहीं करी, हमारे अकॉर्डिंग तो ऑप्शनल है, करना हो तो कर लो, नहीं करना तो रहने दो, तुम्हारी इच्छा, पर बंदिश नहीं है जी, करना पड़ेगा कि आप इतने परसेंट 15% डिविडेंड दे रहे हैं तो कुछ हिस्सा रिजर्व में डालो, कहां लिखा हुआ है, नॉट मैंडेटरी सर, ऑप्शनल है। अब आइए नेक्स्ट ऑन टॉपिक, ये बीच बीच में ना इस बुक का ये फायदा है, जो भी आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो साथ के साथ यहाँ पे बीच बीच में गिवन भी होंगे, क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट आगे जो सिलेबस आप लोगों के साथ चलेगा, ये वाले क्वेश्चंस तो आप लोग ड्यूरिंग द क्लास ही साथ के साथ क्या करेंगे, पैकअप करेंगे, क्लियर। मेन इसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा एडिशन में क्या दूंगा, वन इज एक तो मॉड्यूल, मॉड्यूल जो आप लोगों के आएंगे सर उसके क्वेश्चंस यहीं बैठकर, लास्ट लेक्चर मेरा ऑलवेज कहां से होता है, फ्रॉम द मॉड्यूल, एक एक वर्ड आप लोग वहां से क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, उसकी एक्सरसाइज का एक भी चीज आप छोड़ देंगे, कि मतलब 100% कवरेज दिखे कि मैंने मॉड्यूल क्या करा है, कवर करा है। एंड उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा पीडीएफ जिसमें से कल आप क्वेश्चंस कर रहे थे सर, वो भी मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, बट देयर इज नो नीड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट, कि उसके आप प्रिंट आउट्स वगैरह निकाल लें, करें, बुकलेट्स बनाएं, क्वेश्चंस की कौन सा कोई लिमिट है, बहुत है सर, ऐसी पीडीएफ एक क्या चार पढ़ी है, सबके प्रिंट आउट थोड़ी निकालेंगे, बस उसमें से क्वेश्चंस करिए, सिलेक्ट करिए, अगर कोई अच्छा लगे, अगर लगे कि हाँ सर इसने हिट मारा, ये क्वेश्चन बढ़िया है, उसको नोट करो कि इसमें क्या पॉइंट था, इसमें क्या क्रक्स था, एंड मोस्टली जब ये क्वेश्चन करेंगे मॉड्यूल से करेंगे या उस पीडीएफ में से करेंगे, काफी तो आपको क्या मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, अच्छा खासा कंटेंट आपका प्रॉपरली कवर होगा। नाउ
द नेक्स्ट ऑन सेक्शन इज 124 एंड 124 इज, नाम से ही पढ़िए वर्ड क्या लिखा हुआ है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट जिसमें कौन सा डिविडेंड पड़ा होगा, अनपेड। सर आपने तो ये नहीं कहा था कि ये डिक्लेयर कर दिया तो वो लायबिलिटी बन जाएगी, लायबिलिटी का मतलब पे आउट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पे आउट करना पड़ेगा। फिर ये अनपेड का मतलब क्या हुआ, समटाइम्स द पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल। हमने जी लाख ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिला, तो हम लोग उसका क्या करें पर्टिकुलरली, और आपने कहा था कि ये पैसा अब आगे ही कहीं जाएगा, ये वापस कंपनी के पास नहीं आएगा। तो कहते जी कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ लीगल कंप्लायंसेस हैं, तो वो पैसा जो आपने किसी वक्त कहां पे रखा था, एक स्पेशल पर्पस अकाउंट में, वैसे तो वहीं से वो आगे क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। वहीं से जिस पर्सन के जितने पैसे बनते हैं उसी सेपरेट बैंक अकाउंट में से नेफ्ट करवाओ, आरटीजीएस कराओ, जो अगले का बनता है करवाओ, खत्म करो। मैं कह सर व्हाट अबाउट दोस्त पर्सन जो मिले ही नहीं, व्हाट अबाउट दोस्त पर्सन जो लेने आए ही नहीं, अब उन लोगों का मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पे तो कंडीशन होती है कि जब से आपने ये डिक्लेयर करा, जब से आपने डिक्लेयर करा वहां से 30 डेज के अंदर अंदर ये पे हो जाना चाहिए। मतलब इतना कोई लंबा समय नहीं है कि 2 महीने 3 महीने जब मर्जी बांट देना, खत्म करो इसको भाई। मैक्सिमम डेज पे करने के लिए मैक्सिमम डेज कितने दिए गए, 30। सर 30 दिन के अंदर खत्म करो इसको, और अगर 30 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं करी, वो बचे हुए डिविडेंड को हम क्या नाम देंगे, अनपेड डिविडेंड। एंड वो इस अकाउंट में नहीं, फिर इस अकाउंट से निकालो, एक अलग बैंक अकाउंट क्या करवाइए, ओपन करवाइए, उसके अंदर उसको क्या करवाइए, डिपॉजिट करवाइए, और उस अकाउंट का नाम दो, क्या नाम दो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। पढ़िए वन बाय वन चलते हैं। यस प्लीज। पहले सर अनपेड डिविडेंड अकाउंट, यस प्लीज, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट रिमेनिंग अनपेड, तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। नंबर वन सर, व्हेन इज ट्रांसफर रिक्वायर्ड, पढ़िए जी, इफ अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, हाँ जी, remains unpaid or unclaimed for 30 days from the date of its declaration. अच्छा अब थोड़ा बैक चले वापस, ये 30 डेज आपने काउंट कहां से करने, फ्रॉम द डेट ऑफ, और वो 5 डेज भी कहां से थे, डेट ऑफ, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम। तुझे मोटा मोटा अगर सही दिखे, पे करने के लिए 25 दिन ही मिले, बाकी तेरी इच्छा, तुम्हारी इच्छा, आज डिक्लेयर करा कल ही डिपॉजिट करवा, दिन बढ़ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत। पर टाइम फ्रेम इज वेरी फिक्स सर, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से ही 5 डेज के अंदर आपने क्या करवाना है, डिपॉजिट अलग अकाउंट में, एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन से ही 30 डेज के अंदर आपने क्या करवाना है, पे। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो इस अकाउंट में बैलेंस 0 होना चाहिए था, अगर सही चलते, अगर तुम्हारे मेंबर एंड ऑल जिन जिनको देना है, अगर सबको बट गया होता, फिर तो 124 सेक्शन का वर्ड ही ना था, ये अनपेड वर्ड ही ना था, अगर तुमने सबको दे दिया होता। बट सर मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ कि डिविडेंड जब डिक्लेयर हुआ, जिन जिन लोग मेरे को मिलते गए, मैंने सबके अकाउंट में ट्रांसफर करता गया, बट अल्टीमेटली बट इट रिमेन्स, वर्ड क्या लिखा हुआ है, अनपेड। अनपेड और वर्ड इज अनक्लेम्ड, या तो मुझे पर्सन नहीं मिला या वो खुद लेने नहीं आया, अब हम करें तो करें क्या। हालांकि सर ये कॉन्सेप्ट कौन से हैं, ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं, आज की डेट में डीमेट फॉर्म में तो है, बैंक अकाउंट आपके रजिस्टर्ड हैं, स्टिल पुरानी प्रोविजन, क्योंकि खत्म तो हुई नहीं ना, प्राइवेट कंपनीज भी तो हैं जिनके आज भी शेयर्स के हैं, फिजिकली हैं। पूरी पूरी इकोनॉमी डीमैट में थोड़ी गई है, आज भी मटेरियल फॉर्म में भी क्या चल रहे हैं, शेयर्स चल रहे हैं, बट वो द प्राइवेट कंपनीज, ये पब्लिक कंपनीज में नहीं दिखेगा ऐसा कुछ। आधे से ज्यादा कंटेंट आपको अगर दिख रहा है ना, यार 2014 में नया आया, 2014 में नया आया, 10 साल हो गए, 10 साल में तो सिनारियो कितने चेंज हो चुके सर। तो कई प्रोविजन ना आपको आज की डेट में क्या लगेंगी, इररेलेवेंट लगेंगी, सर ये तो बेफालतू की नहीं है। उसमें जो आज भी प्राइवेट कंपनीज किसमें करती हैं, जो फिजिकली शेयर्स में डील करती हैं, वहां पे आज भी ऐसे पॉइंट्स कि सर हमें पर्सन ट्रेसेबल नहीं हुआ। मैं कहा आज की डेट में ट्रेसेबल ना हो तो मतलब ही नहीं है, रजिस्टर्ड एड्रेस अगले का है, रजिस्टर्ड फोन नंबर है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो पहले करवाते। जब भी आप अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालते हैं, इमीडिएटली ओटीपी से क्या करवाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं। आप कैसे कह सकते हो जी वो पर्सन नहीं मिला या ट्रैक नहीं हो पाया। चलो स्टिल हाउ, हमारा क्या पॉइंट, कि आप कह रहे हैं जी वो अनक्लेम्ड है या अनपेड है, बट तुम तो उसको रखने के हकदार नहीं हो, एंड स्पेशली इस अकाउंट,
अच्छा ये बता, इस अकाउंट को ओपन करने का मतलब क्या था? इस अकाउंट को ओपन करने का मतलब क्या था कि पैसा अलग रखो और यहीं से बांटो। मतलब इसका मकसद तो बुरा हो गया, बट जो पैसा बच गया, जो नहीं बट पाया, कहते जी इस अकाउंट में नहीं रखना। अब इसको यहां से निकाल कर एक और सेपरेट बैंक अकाउंट क्या करवाइए, ओपन करवाइए। मतलब ये वाला तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्लोज। वहां से इस अमाउंट को, क्लियर, अनपेड अनपेड अमाउंट को ट्रांसफर करके सेपरेट बैंक अकाउंट में क्या कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए, और उसका नाम क्या रख दीजिए सर, अनपेड डिविडेंड। जो ये शो कर रहा है कि ये कौन सा डिविडेंड है, जो अनपेड, जो वेरी क्लियरली जिसका नाम ही हेड ही क्या रख दिया, अनपेड, बिना देखे बिना पढ़े। अल्टीमेटली अगला पहले समझ आएगा ये कौन सा डिविडेंड है जो अभी पे आउट नहीं हुआ। अब सुनिए, नाउ द वर्ड इज, पढ़िए, वेयर टू ट्रांसफर, जो भी बात कर रहे थे। द अमाउंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर टू अ, क्या लिखा हुआ है, स्पेशल अकाउंट इन एनी शेड्यूल्ड फंड। मतलब पुराने वाला बंद करो, उसका पर्पस कंप्लीट हो गया। एक नया अकाउंट क्या करवाइए, ओपन करवाइए, उसका नाम रखिए क्या, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इतने दिन में, अब वो दिन क्या होंगे, सच ट्रांसफर shall be made within क्या लिखा हुआ है, 7 days। बट ये 7 days कहां से, 7 days कहां से, जब 30 दिन, 30 दिन पूरे हो जाएंगे, वहां से विद इन 7 days में ये नेक्स्ट आगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। लेट मी टेक एन एग्जांपल, जैसे आपने ऊपर अभी रीड आउट किया, सर आपका टोटल टोटल यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन था, एंड हर चीज बनाने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल समझ आ रही है ठीक है, बढ़िया है। सर यहाँ पे आपने 20 लाख रुपए पर्टिकुलरली क्या करे, डिक्लेयर करे, मान लीजिए, क्लियर। पहली बात तो विद इन 5 days, 5 days कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। यहां से 20 लाख रुपए 5 दिन के अंदर अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर क्या करवाइए, डिपॉजिट। एंड इसी डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर ये क्या हो जाना चाहिए था, पे। अब सुन ध्यान से, मेरी डेट है आज पर्टिकुलरली 24/10/2024, मैंने डिक्लेयर करा, तो जी फ्रेम बनाओ। पहले तो 24/10/24 को अगर डिक्लेयर करा तो विद इन 5 days, 29 अक्टूबर तक ये क्या हो जाना चाहिए, सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक के अंदर डिपॉजिट हो जाना चाहिए, क्लियर। वो भी 5 दिन क्यों दिए, तुम कल को कहो जी सैटरडे है, संडे है, छुट्टी है, फलाना है, 5 दिन का टाइम दिया, सोच समझ कर। ये मत कहना मैंने यहाँ पे कोई वर्किंग डेज नहीं कहा, ये भी समझो वर्ड। नहीं तो अगर लॉ लिखने को आता है यहाँ पे वर्ड क्या लिख देता, वर्किंग डेज। हमें मतलब नहीं है, हमने 5 दिन कहा, तो जो भी डेट आएगी उस डेट तक। मान लो तुझे पता 29 की छुट्टी है, फिर पहले ओपन करवा ले। 5 दिन का मतलब ही क्या है कि सर करवाओ, मैंने कोई वर्किंग डेज नहीं नॉर्मली कहा। आगे नेक्स्ट इज 29 तारीख तक ये क्या हो जाना चाहिए, डिपॉजिट। आफ्टर दैट अब द, ये पे कब तक हो जाना चाहिए, पे कब तक हो जाना चाहिए था। अब आप क्या काउंट करेंगे, 30 डेज। 30 डेज कहां से काउंट करने हैं, 24 अक्टूबर से। बट 24 तो बीच में आएगी, क्योंकि अपन तो नेक्स्ट आगे काउंट करते हैं एज पर द जर्नल क्लॉजेस एक्ट। ये भी जीसी एक्ट आपके सिलेबस का ही पार्ट है। जीसी एक्ट के मुताबिक ही ये रूल आप अप्लाई करते हैं कि सर 24 तारीख बीच में नहीं आएगी। तो अक्टूबर के कितने दिन हुए, 7, और 23 दिन किसके हुए, नवंबर। सर जी ये पैसा नेक्स्ट आगे पर्टिकुलरली इस अकाउंट में 23 नवंबर 24 तक ये पे आउट हो जाना चाहिए। अब 23 तारीख इज द लास्ट, 23 तारीख इज द लास्ट। मैंने सर अल्टीमेटली इसमें से 18 लाख रुपए तो क्या कर दिए, पे आउट कर दिए। नाउ बैलेंस अनपेड, बैलेंस अनपेड कितना पड़ा है, क्या ये इसी अकाउंट में पड़ा रहेगा, नेक्स्ट आगे अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, जो कि पर्टिकुलरली ये पैसा यहां से निकल कर नेक्स्ट अकाउंट में, क्योंकि मैं पता है सेम डे अकाउंट थोड़ी ओपन होगा, चलो कंपनी का अकाउंट है, थोड़े बहुत दिन लग भी जाते हैं, तब हमने यहाँ पे कितने दिन दिए, 7 डेज। बट ये 7 डेज कहां से काउंट होंगे, 23rd, 23rd तो छोड़ दे, अगले 7 दिन 24 25 26 27 28 29 और 30। सर जी 30 तारीख तक, 30/11/2024 तक पर्टिकुलरली ये पैसा इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। नहीं करेंगे तो 124 का नॉन कंप्लायंस। इस तरह से वो एमसीक्यू पॉइंट से तुम्हें क्वेश्चन देगा। मन करे एमसीक्यू छोड़, केस स्टडी पॉइंट से आ जाए
कि बाकी बातें छोड़ो जी, वो जानबूझ के कंपनी ने मान लो सपोज सर 2 दिसंबर को डिपॉजिट करवाया, 2 दिसंबर तो गलत कर दिया। अगर 24 तारीख को पूरा सीन बनाएगा, 24 तारीख को 24 अक्टूबर को अगर उन्होंने करा है तो डिविडेंड आपका पे हो जाना चाहिए था 23 नवंबर तक। और 23 नवंबर को अगर पे नहीं कर पाए तो ये सेपरेट बैंक अकाउंट में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए था बाय किस तारीख तक? 2 दिसंबर को तो गलत करा जी। हैंस द डायरेक्टर्स ने क्या करा, 124 का नॉन कंप्लायंस करा, तो जो भी इसकी पेनल्टी बनती है वो उनके ऊपर क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। इस तरह से केसेस आपके सामने आए। अब सुन, यहां पे वर्ड आइए बैक, यस, टाइम लिमिट दोबारा, सच ट्रांसफर shall be made within 7 days of the expiry of 30 days from the date of declaration of dividend. बिल्कुल सर, द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से जब 30 दिन खत्म होंगे, 30 दिन प्लस 7 डेज आपको दिए गए इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, सो दैट अनपेड डिविडेंड आप इसमें ट्रांसफर कर दें। नाउ इंटरेस्ट फॉर, लो जी एक पेनल्टी तो साथ में पड़ी है, जितना डिले करेगा, 7 दिन तो हमने दिए, 7 दिन तो हमने दिए, 7 दिन से ऊपर जितना डिले करेगा, मान लो तुमने पर्टिकुलरली लगा दिए 15 दिन, कितने दिन लगा दिए, 15। अब 15 दिन में से 7 दिन तो हमने दिए थे कि जब आपके 30 डेज कंप्लीट होंगे, 7 दिन के अंदर अंदर इसको क्या करवा देना, डिपॉजिट करवा देना इनटू सेपरेट बैंक अकाउंट जिसका नाम क्या होगा, अनपेड डिविडेंड। तुमने लगा दिए 15 दिन, तो इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा, 8 दिन, क्योंकि 7 दिन तो हमने दिए ना। पढ़िए, इंटरेस्ट एट द रेट 12%, पहली बात तो वर्ड क्या लिखा, पर एनम। पर एनम स्टैंड्स फॉर जितने दिन का, जितने टाइम का, जितने मंथ्स का, उतना ही इंटरेस्ट, फ्लैट 12% नहीं, 12% per annum is payable by the company for delay in making such transfer, and such interest shall inure to the benefit of the, क्या लिखा हुआ है, members of the company। और कल को मान लो सपोज ये जो भी इंटरेस्ट है ये भी तो कहां जाएगा, है तो ये उस डिविडेंड अमाउंट पे ही है ना, फिर इस इंटरेस्ट को कौन रखेगा? नेक्स्ट आगे जिन जिन लोगों को डिविडेंड बटेगा उन उन लोगों को ये इंटरेस्ट भी साथ में बटेगा इन प्रोपोर्शन टू द डिविडेंड अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली तुम्हारा ऊपर वो कितना था, 2 लाख रुपए था ना, 2 लाख रुपए जैसे कैलसी करना नॉर्मली, 2 लाख रुपए इंटू 12% इंटू 8/365 कितना होता है? करना 8/365, 8 दिन का निकालना इस पे 5। हाँ मतलब अब आपकी अमाउंट ट्रांसफर कितनी होगी, 2,05,26 रुपए। अब ये 526 रुपए कैसे बटेंगे, 526 रुपए कैसे बटेंगे? कहते सिंपल सी बात, जैसे जैसे डिविडेंड लोगों को बांटोगे उतना उतना प्रोपोर्शन, क्योंकि 526 रुपए लगे तो इस पे ही हैं। जिन जिन लोगों को नेक्स्ट आगे डिविडेंड जाएगा उन उन लोगों को नेक्स्ट आगे क्या होगा, इस इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिलेगा। क्लियर? ये तो अमाउंट ही बड़ी छोटी सी है क्योंकि 8 दिन का था। अब कई बार कंपनी मान लो महीना महीना लगा देती है, तो जितना होगा सर अल्टीमेटली नेक्स्ट आगे, मतलब कंपनी को वापस कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आगे जो भी मिलेगा किसको मिलेगा, या तो मेंबर को, या नेक्स्ट आगे किसको मिलेगा, सरकार को। तुम्हारे पास लौट कर वापस कुछ नहीं आएगा। ये 526 रुपए भी डिसबर्स हो जाएंगे किनके बीच में, मेंबर्स के बीच में, जिन जिन का डिविडेंड जितना था। अगर तुमको जी रेशो निकालनी है, रेशो निकाल ले भाई। एक बंदे का जी 50,000 था, एक पर्सन का 50,000 था, इंटरेस्ट कैसे बांटोगे, 526 इंटू 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख, प्रोपोर्शन निकाल ले, उतना उसको क्या दे दियो, इंटरेस्ट दे दियो, पॉइंट खत्म। पर कंपनी को वापस नहीं आएगा, नेक्स्ट आगे ही बटेगा जो भी जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इस पढ़िए, हाँ जी, इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट, इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड टू देम, जिसका जितना पैसा पेंडिंग है उतना उतना पैसा नेक्स्ट आगे आप अपना क्या करवा लीजिए, टेकअप करवा लीजिए, ये इंटरेस्ट भी आप लोगों में ही बटेगा। आगे स्टेटमेंट कंटेनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहते सर एक बात बताओ, अब किसी को क्या पता अल्टीमेटली कि किनका पैसा उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा है, जिसको तुम कह रहे हो सर ये अनपेड है, अनक्लेम्ड है, माइट भी लोगों को पता ही ना हो कि कंपनी ने कोई डिविडेंड भी बांटा है, एंड आपको वो पर्सन ट्रेस भी नहीं हो रहा। फिर तुमने एफर्ट्स क्या करे, तुमने उसके लिए एफर्ट्स क्या करेगी, अगले को पता लगे कि आपका पैसा भाई हमारे पास पड़ा, आके ले जा। ना मैं हिम्मत कर रहा हूं, ना वो खुद आ रहा है, उसको तो पता ही नहीं। तो कहते हैं यहां पे ना एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी डाली गई, क्या कि यहां पे जब भी इस अकाउंट में, इस अकाउंट में मतलब अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड में जब भी ये पैसा ट्रांसफर करेंगे, आपको वहां से विद इन 90 डेज, वहां से
90 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट बनाकर देनी होगी, और नेचुरली वो किस चीज की स्टेटमेंट होगी? डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डर, किन लोगों का पैसा है, कितना कितना पैसा है, भाई साहब लिख के तो दो। एंड मैं तो कह रहा हूं इसको पब्लिश करवाओ कंपनी की वेबसाइट पे, सच अदर साइट्स पे जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करा हुआ है, अवेयर करवाओ, ताकि लोगों को पता लगे कि तुम लोगों की रिटर्न, तुम लोगों का डिविडेंड हमारे पास पड़ा है। हमें भी क्यों करना पड़ रहा है? हमारे काम ही नहीं आ रहा, हमारे काम भी नहीं आ रहा। या तो होता ना अल्टीमेटली कि कंपनी इसको वापस ले ले, कौन स्टेटमेंट बनाएगा, छोड़ परे, खाओ पैसा अपना। अल्टीमेटली ना मेरे काम आएगा, ना कोई पर्सन उसको क्लेम करने आ रहा है। बट यार ठीक है जी, अवेयरनेस क्रिएट करवाओ कि भाई तुम्हारे पैसे पेंडिंग है हमारे पास, वो ले जा, क्योंकि अल्टीमेट हमारी तो लाइबिलिटी है, हम उसको रख नहीं सकते। और दूसरी बात, जब तक इस अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा उसके ऊपर और क्या लगता रहेगा, वो भी किसको जाएगा? टू द मेंबर्स, वो भी बटेगा। मतलब मेरे पास, कंपनी के पास 1 रुपया भी उसमें से वापस नहीं आएगा, वो आगे मेंबर्स को ही जाएगा। पढ़िए, विद इन 90 डेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट। हाँ जी। To the unpaid dividend account, हम्म, the company shall prepare a statement containing the names, their last known addresses. बिल्कुल। अच्छा, व्हाई दे आर कॉल्ड एज लास्ट नॉन एड्रेस? Correct. मैंने तो कनेक्ट करने की कोशिश करी बट मिल ही नहीं पाया। मैं कहा जी मेरे अकॉर्डिंग तो इनका एड्रेस लास्ट यही है, अब पता नहीं कहाँ रहते। द लास्ट नॉन एड्रेस, हाँ जी, एंड द अमाउंट ऑफ, Unpaid dividend to be paid to each person. यस, एंड द कंपनी, जब ये लिस्ट बन जाए 90 डेज के अंदर, जब इसको तैयार कर देंगे, द कंपनी शेल प्लेस सच स्टेटमेंट ऑन दी, कहां पे? वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी, अगर आपके यहाँ पे वेबसाइट है तो वहां पे, प्लस ऑन सच अदर वेबसाइट एज में बी अप्रूव्ड बाय द, किसके द्वारा? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग सरकारी साइट्स बना रखी हैं कि अगर मान लो कोई ऐसा अनपेड वाला अमाउंट डिविडेंड पेंडिंग भी है, तो आप उसकी ना लिस्ट बनाकर हमारे पोर्टल पे डाल दिया करो। कई बार लोग वहां से चेकआउट कर लेते हैं कि मेरा डिविडेंड पेंडिंग है कंपनी के पास। ऐसे कई केसेस नॉर्मली होते हैं, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी आपके ऊपर ये डाली गई। नाउ द पेमेंट फ्रॉम, यस प्लीज। हाँ जी। Payment from the unpaid dividend account. और मान लो सपोज भूला भटका वो पर्सन, कहीं ना कहीं उसने वो देख लिया, कोई मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूव्ड साइट पे देख लिया, लिस्ट लगी हुई थी, लिस्ट में मेरा नाम, मैं कहा मेरा डिविडेंड, आपा कंपनी के पास गए कि मेरा डिविडेंड जी आपने ऐसा कहा था कि ये अनपेड है। हाँ सर बिल्कुल, आपकी तो वेट कर रहे थे, जो आपके पैसे बनते हैं इमीडिएटली, बस हाँ थोड़ा वो अपना दिखाओ कि अल्टीमेट आप ही उसके शेयर होल्डर हो, आपके नाम पे ही है, जो कुछ भी होगा आप अपना प्रूफ साथ में लेकर आइए, कोई लेटर ऑफ अलॉटमेंट ले, कुछ भी है, वेरिफिकेशन तो करनी पड़ेगी ना, आपको आपका पैसा दे दिया जाएगा अलोंग विद वो भी इंटरेस्ट, क्योंकि उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी तो क्या होती गई, इकट्ठा होती गई, उसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको दे देंगे। पढ़िए, अ पर्सन, बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं, इतने दिन से पर्टिकुलरली जिस अकाउंट में पड़ा है, अगर तुम इन लोगों को मान लो इंटरेस्ट नहीं बांटोगे, फिर तो इंटरेस्ट लेके कौन जाएगा? इंटरेस्ट लगने की वजह क्या थी? वो पैसा किसका था? मेंबर का। तो नेक्स्ट आगे बटेगा भी किसको? मेंबर को, कंपनी का पैसा थोड़ी है। तुम उसी दिन ले जाते तो कुछ भी ना मिलता। अब मान लो 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 4 महीने, 6 महीने बाद आए, तो सर जी विद 6 मंथ इंटरेस्ट जो भी अकाउंट में मिला होगा अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल अमाउंट निकालकर आपको भी देंगे। पढ़िए, अ पर्सन हु क्लेम्स, To be entitled to the unpaid dividend transfer to the unpaid dividend account हाँ, may apply to the company for payment of देख वर्ड लिखा हुआ है मे अप्लाई टू द कंपनी, ऐसा नहीं गए लाओ मेरा डिविडेंड, आपको प्रॉपरली एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अप्लाई करिए, कंपनी वेरीफाई करेगी और आपके जो पैसे बनते हैं आपको पे आउट कर दे। नाउ सबसे अच्छी चीज नेक्स्ट आगे जो टॉपिक है, दैट इज डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड। और इस पैसे को भी, पहले तो सोच कितने अकाउंट तुम ट्रांसफर कर चुके। पहले नॉर्मल अकाउंट से निकले स्पेशल बैंक अकाउंट में, जिसमें तुमने वो डिविडेंड एक बार रखा, वहां से पेमेंट वगैरह हुई, जिनका पे नहीं हो पाया फिर वहां से उठाया, नेक्स्ट आगे बैंक अकाउंट में लेके गया, जिसका नाम क्या रखा? अनपेड। टिकने में यहां भी नहीं दूंगा, रखने में यहां भी नहीं दूंगा। कब तक? 7 साल, 7 years तक, द डेट ऑफ ट्रांसफर से, द डेट ऑफ ट्रांसफर से 7 साल तक ये पैसा यहां रहेगा। अगर 7 साल हो चुके, वो पर्सन नहीं आया, तुम्हें वो ट्रेस नहीं हुआ, अब कंपनी के पास उसका कोई हक नहीं बनता। चुपचाप सारा पैसा उठाओ, सरकारी खाते में क्या करवा दो, जमा करवा दो। एंड वो सरकारी खाते का नाम क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। कोई नहीं, कल को अगर कोई आया भूला भटका कोई पर्सन कि सर वो तो मेरे शेयर थे, मेरी इनकम थी, मेरा डिविडेंड था, दे देगी सरकार, दे देगी। पर कंपनी के पास अब हक नहीं है, बहुत टाइम हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब नहीं।
अब ये पैसा नेक्स्ट आगे ट्रांसफर क्यों होएगा, आईईपीएफ में, दैट इज पढ़िए ट्रांसफर टू फंड, एंड हेयर फंड मींस, यहां पे कहीं नाम लिखा हो, ये रहा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड वर्ड के लिखा हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टर का पैसा था, इन्वेस्टर के ही लग जाएगा। हाँ, उसके लिए ना सही, नॉर्मल जनता के लिए लग जाएगा, कोई अवेयरनेस करने में, एजुकेशन करने में, प्रोटेक्शन करने में, क्लियर, किसी भी तरह के, ठीक है। बट कंपनी का कोई हक नहीं कि कंपनी उस पैसे का कोई यूज करे। 7 साल हो गया, जब ट्रेसेबल नहीं है, जो पर्सन नहीं आ रहा, तो रहने दो, पैसा उठाओ आईपीएफ में ट्रांसफर कर दो। पढ़िए एनी मनी ट्रांसफर्ड, हाँ जी, to the unpaid dividend account of a company which remains unpaid for 7 years from the date of such अंडरलाइन, विच रिमेन्स अनपेड फॉर, कितने साल के लिए, जो 7 years के लिए क्या है, अनपेड है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। नाउ व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो 7 days वाला, जो भी डेट होगी, मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जिस दिन भी पैसा आया, वो मैक्सिमम डेज थे कि विद इन 7 days आना चाहिए, जिस दिन भी आया वहां से, अगर कोई डिविडेंड 7 साल तक अनपेड है, पर्सन आया ही नहीं, अनपेड है, अनक्लेम्ड है, कोई नहीं आया, गुमनाम डिविडेंड है, इन दैट केस अब कंपनी का उसके ऊपर कोई हक नहीं है। कंपनी वो पैसा नेक्स्ट आगे वहां से निकाले और कहां जमा करवा दे, सरकारी फंड में, एंड दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। पढ़िए नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एक्रूड, और हाँ, ये भी ना हो कि अकेला सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आपने डिपॉजिट करवा दी, वो 7 साल तक पड़ा रहा वहां पे, 7 साल उसके ऊपर क्या लगा होगा, इंटरेस्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। हियर इवन सिंगल पैनी भी, बस एक वर्ड याद रखना, सिंगल पैनी भी कंपनी के हक में नहीं आई, हर चीज आगे जाएगी, या तो मेंबर को मिल जाए या अल्टीमेट सरकार को मिले, पर तेरे पास वापस नहीं आएगी लौट के कभी भी। पढ़िए यस इंटरेस्ट एक्रूड, हाँ जी, if any on such money shall also be transferred to the fund. और इवन सर कोई इंटरेस्ट एक्रूड भी होगा तो भी वो भी नेक्स्ट आगे क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स। अब सर एक बात बताओ, तुझे नहीं लग रहा कि जेन्युइन पॉइंट, फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स का मतलब क्या होगा, Details. आपको उसकी डिटेल्स क्या करनी पड़ेंगी, साथ में फर्निश क्यों करनी पड़ेंगी, ताकि वो, अगर मेरे पास तो आया नहीं, मेरे पास तो नहीं आया, सरकार के पास चला गया तो, उस आईईपीएफ अथॉरिटी के पास चला गया तो, क्योंकि अगर मेरे पास आएगा मैं तो क्या कहूंगा जी, मैंने तो आपका डिविडेंड आगे सरकार को दे दिया, तो अब ये किसके पास जाएगा, सरकार इसको ऐसे एंटरटेन करेगी, उसको क्या पता कि तुम कौन हो, कहता वेट कौन सी कंपनी, फलानी, लिस्ट देखना इसका नाम है, मतलब जब भी तुम ये अमाउंट ट्रांसफर करोगे सरकारी फंड में, आपको साथ में एक लिस्ट बनाकर देनी होगी, सर ये इन लोगों का पैसा है जो 7 साल तक क्या रहा, अनपेड रहा, बाय चांस मेरे पास तो आए नहीं, बाय चांस आपके पास कभी आए, ये लो जी उनका नाम पता वगैरह जो भी है, जो वेरीफाई करना होगा अब आप देखना, हम गेम से बाहर, हमारे से जितना हो सकता था मैक्सिमम हमने कर लिया, अब ये लिस्ट बनाकर मैंने आपको दे दी कि इन लोगों के नाम पे शेयर हैं, उनका ये नाम पता है, यहाँ के रहने वाले हैं, तुम्हारे पास भूले भटके कहीं आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने आपको 10-20 हजार रुपए जो भी अनपेड था 7 साल के लिए, जो भी ये ट्रांसफर करे हैं, ये एक्चुअली बिलोंग्स टू किसके हैं, ताकि अगला तेरे पास आए तुम्हें पता भी तो हो कि हाँ सर इनका पैसा है। आगे यस व्हेन मेकिंग, A transfer to the fund, the company shall furnish to the authority administering the एडमिनिस्ट्रिंग द सेड फंड, मतलब कौन अथॉरिटी, जो उस फंड को क्या कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है, जो उस फंड को मैनेज कर रही है, उनको लिस्ट बना के दो, ये सारी डिटेल्स प्रिस्क्राइब करो, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू द, कि एक लिस्ट बना के दे दो सर किन लोगों का ये पैसा है जो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, बाय चांस मेरे पास नहीं आए, 7 साल हो गए जी वेट करते हुए, ठीक है ना, अब अल्टीमेटली अब नहीं आया तो क्या करें, शायद आपके पास आ जाए, क्या पता क्लेम करने कब आए, कई बार मान लो सपोज मान लो फॉरेन में रहने लगे, उसको यही नहीं पता कि इंडिया में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ कंपनी में शेयर्स हैं, बाद में पता लगा जी मेरा तो डिविडेंड कब का पेंडिंग पड़े, अब तो कंपनी के पास भी नहीं होगा, वो भी ट्रांसफर कहाँ कर चुके होंगे, आईपीएफ में, आप दिखाइए प्रूफ वगैरह, सरकार के पास जाइए, तो वन ऑफ द डिटेल तो मेरी ओर से दी जाएंगी, कंपनी की ओर से, कि सर जी जो मैं 30 हजार रुपये आपको दे रहा हूं ना आईपीएफ में, वो इन लोगों का पैसा है, बाय चांस कभी आपको मिले तो देख लेना जो भी हिसाब किताब है। आगे एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, हाँ जी, हम्म, बिल्कुल, हम्म, और जैसे उसने 7 साल नहीं दिए वहां से, तो उसका इंटरेस्ट भी वो सारा कुछ वहां पे हाँ amount सरकार देना सब कुछ देगी,
गवर्नमेंट के पास रहेगा उस टाइम में इंटरेस्ट है। नहीं, उस चीज का नहीं, जो अमाउंट आपके पास, सरकार के एफडी थोड़ी करवाई है सरकार के पास हमने, वहां पे जो भी आपके अकाउंट में चला गया, बस आपके नाम से जितनी अमाउंट है वो सरकार से आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं, सरकार नहीं उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देगी। समझे ना पॉइंट? नॉर्मली वो तो जस्ट क्या है, जो अमाउंट आपकी अनपेड के नाम से है, अलोंग विद इंटरेस्ट आपके ड्यूज आपको दे दिए जाएंगे, ये चीज। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ इवन सर। इवन सर बड़ी अच्छी पॉइंट है, और ये कहीं आपको दोबारा काम भी आएगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ क्या ट्रांसफर करवाया था, डिविडेंड अमाउंट। कहते हैं अगर इतने ही गुमनाम हैं, लगातार 7 साल हो गए, कोई पर्सन आया ही नहीं, फिर तो सर उसके शेयर्स भी रखने का आपको हक नहीं बनता। फिर तो उसके शेयर्स भी उस पर्सन के नाम से हटाकर किसके नाम पे डाल दो, आईईपीएफ के नाम से डाल दो। जिसको केयर होगी, जिसको 7 साल में होश नहीं आया, अब आएगा, आना होगा, हमारे पास आ जाएगा। जिस पे किसी का हक नहीं है, उस पे सरकार का हक है, सिंपल सी बात। तो पर्टिकुलरली हमने वर्ड क्या कहा, कि जिस पर्सन का लगातार 7 साल से कोई कनेक्शन नहीं है कंपनी के साथ, कभी नहीं आया डिविडेंड मांगने, तुमने ऊपर वाले पॉइंट में उसका सिर्फ डिविडेंड क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, किसके नाम पे, आईपीएफ, वो तो अमाउंट थी। मैं कहा जी उसके जो शेयर्स है ना, शेयर्स भी उठा के किसके नाम पे ट्रांसफर कर दे, आईपीएफ। अल्टीमेटली आपका कोई हक नहीं है, पता ही नहीं कौन पर्सन है, जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, सिंपल सी बात। क्लियर? पढ़िए, ऑल सच शेयर्स, हाँ जी, in respect of a dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive बट अंडरलाइन द वर्ड्स वन कंसेक्यूटिव ईयर्स। कंसेक्यूटिव मींस लगातार, एक साथ 7 साल, कोई कनेक्शन नहीं, जैसे कोई नाता ही नहीं है, पर्टिकुलरली वो पता ही नहीं कौन लोग हैं, है ही नहीं सर। आगे, शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ, उन शेयर्स को भी उस गुमनाम पर्सन के नाम से हटाइए, किसके नाम पे डाल दीजिए, आईईपीएफ। पर सर सरकार मुकर नहीं रही कि कल को आपको नहीं देंगे, अरे जिसको लेना होगा हमारे पास आ जाएगा, हम दे देंगे। तू प्रूफ दिखा दियो कि ये फलाने शेयर्स तेरे थे, 1 मिनट से पहले तेरे को फिर लॉट कर देंगे, क्या बड़ी बात। पर पूछूंगा तो सही ना, कितना कितना हाई था, कि अल्टीमेटली तेरे को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तेरे को पता ही नहीं लगा। कंपनी डिविडेंड दे रही है, कंपनी शेयर्स बांट रही है, पता नहीं। फिर क्या जी, अल्टीमेट जो आपके नहीं है तो हम तो रखेंगे रखेंगे सर, किसी के तो काम आए। वर्ड का नाम, फंड का नाम ही क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, किसी के तो काम आए। जो भी उसके रिजल्टेंट बेनिफिट्स होंगे, कल को मान लो बोनस मिले, कल को मान लो उसके ऊपर राइट्स मिले, सर आईईपीएफ अथॉरिटी उसको क्या करेगी, पूरा यूज करेगी, किसकी फेवर में, फॉर अदर इन्वेस्टर्स। जिसको लेने होंगे हमारे पास आ जाएगा, नहीं लेने होंगे तो हमारे नाम पे तो है ही है। आगे बढ़िए, यस, एट द टाइम ऑफ सच ट्रांसफर, of shares, the company shall also फिर वही बात, अब यहाँ पे आप शेयर ट्रांसफर करने जा रहे हैं, मैंने क्या करा, पुराने वाले का नाम हटाया, उसकी जगह किसका डाल दिया, आईईपीएफ। अब वो शेयर्स किसके नाम पे चले गए, आईईपीएफ पे। बट साथ में मैं एक स्टेटमेंट बनाकर दूंगा कि सर ये इन लोगों के शेयर्स थे, बाय चांस ये मेरे पास तो नहीं आए, आपके पास कभी आए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रिकॉर्ड किसका है, ये शेयर्स किसके हैं। तो ये लो स्टेटमेंट मैंने आपको बना के दे दी कि ये शेयर होल्डर्स हैं, इनके नाम पे ये शेयर्स थे, जो अब ट्रांसफर हो चुके हैं, किसके नाम पे, आईईपीएफ के नाम से। तो बाय चांस कभी आपको देखने को मिले, आपसे मांगे, तो आपको पता होना चाहिए। आगे, नेक्स्ट इज इन केस, हाँ जी, any dividend is paid or claimed for any year during the said period of बट मान लो भुल्ला भटका कभी का कभी बीच में 7 साल में आ गया, क्योंकि मैंने ऊपर वर्ड क्या यूज किया था, 7 कंसेक्यूटिव, लगातार 7 साल, तो वो शेयर ट्रांसफर होंगे। देखो जी, ये वाली जो अमाउंट है, ये माइट भी ये माइट भी अलग अलग ईयर्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो सकती है, बट ये सिर्फ और सिर्फ कब ट्रांसफर होंगे, ये शेयर्स शेयर्स आपके कब ट्रांसफर होंगे, जब लगातार 7 साल वो पर्सन हमारे पास आया ही, बीच में कभी आ गया, 2-3 साल फिर गायब हो गया, फिर आ गया, कोई मतलब लिंकअप ही नहीं है। उस केस में तो सिर्फ और सिर्फ उसकी अगर कोई अमाउंट होगी, अगर उसकी कोई अमाउंट अनपेड होगी, तो अल्टीमेटली वो क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बट अगर मान लो एक बार आ गया, 2-4 साल नहीं आया, फिर आ गया, मन करे पुराना भी ले गया, तभी मैंने कहा शेयर्स नहीं ट्रांसफर करने, आ तो गया ना, शेयर्स नहीं करने। बट शेयर्स कब करने हैं, जब लगातार 7 साल आया ही नहीं, फिर तो डिविडेंड की अमाउंट भी प्लस जो उसके शेयर होल्डिंग भी है, वो भी उठा के ट्रांसफर कर दो किसको, आईईपीएफ में। नहीं तो जल्दी जल्दी मैं शेयर्स ट्रांसफर नहीं करता आईपीएफ में, बिकॉज इसीलिए इसीलिए वर्ड्स उन्होंने क्या यूज करे, कंसेक्यूटिव।
लगातार 7 साल होने चाहिए। कोई बीच में आ गया कर गया जैसा भी है, मन करे डिविडेंड किसमें ट्रांसफर हो गया हो, अनपेड में, शेयर्स आज भी किसके नाम पे हो, उसी पर्सन के, हाँ फिर आ गया ना बीच में। दैट इज द पॉइंट कि 7 years लगातार अगर वो नहीं आया, देन आई विल से कि सर नेक्स्ट आगे इसके जो शेयर्स हैं वो आईपीएफ में ट्रांसफर कर दीजिए। और बीच में कभी कभार अगर आ गया, एक आधी बार ले गया, फिर अल्टीमेट उसके शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे, वो आज भी उसके नाम पे ही होंगे। लास्ट लाइन, इन केस, हाँ जी, Any dividend is paid or claimed for any year during the said period of 7 years, द शेयर शैल नॉट बी ट्रांसफर टू द फंड, फिर उसके शेयर्स नहीं आप ट्रांसफर करेंगे। आगे लास्ट पॉइंट, यस सॉरी, राइट टू क्लेम द ट्रांसफर शेयर्स। सर एक बात बताओ, जो ये शेयर आपने अभी अभी ऊपर ट्रांसफर करे हैं, क्या इनके रिगार्डिंग उस पर्सन का अब राइट खत्म हो गया, या अभी भी कोई उम्मीद है वापस मिलने की? यस, वो उम्मीद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उस फंड की अथॉरिटी के पास जाइए, आईपीएफ के पास जाइए, शो करिए अपना जो भी आपके पास प्रूफ है, आपको आपके शेयर लौटाए जाएंगे, आपको आपका डिविडेंड तक लौटाया जाएगा। पढ़िए, एनी पर्सन who claims such shares as have been transferred to the fund shall be entitled to claim the transfer of shares from the फ्रॉम द फंड। सर जस्ट आपको वो प्रोसीजर अप्लाई करना होगा, वो प्रोसीजर अप्लाई करिए, आपको आपके शेयर्स वापस दिए जाएंगे। सो उम्मीद मतलब हारने वाला कोई पॉइंट नहीं है, टिल जेनिथ, लास्ट तक भी चलेगा, लास्ट तक भी चलेगा, तू परवाह ना कर, तेरे को तेरे शेयर्स फिर भी मिलेंगे। इतनी बड़ी ऑप्शन और क्या दे दे। हियर नेक्स्ट इज द लास्ट पनिशमेंट फॉर, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन। इस सेक्शन की, सिर्फ इस सेक्शन की, ये पूरे चैप्टर की नहीं, ये सिर्फ इस सेक्शन की है। और इस सेक्शन में तुम्हें कंप्लायंस क्या क्या कहे गए थे बताना एक बार, क्या क्या कंप्लायंस कहे गए थे। नंबर 1 इज, एक तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 days में ट्रांसफर, और जब ट्रांसफर करोगे वहां से विद इन 90 days में क्या बना के देनी है, स्टेटमेंट। और फिर कहा गया था कि अगर वो 7 साल लगातार अनपेड डिविडेंड पड़ा है तो उसको ट्रांसफर कर दीजिए कहां पे, आईपीएफ। और अगर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स हो चुके, वो आया ही नहीं, फिर उसके शेयर्स। अब सुन, इफ अ कंपनी, यस प्लीज, fails to comply with any of the requirements. ये वर्ड समझ आ रहा है, वर्ड क्या बोला मैंने, विद। इसीलिए आपसे पूछा कि इस सेक्शन के मुताबिक पहले तो ये पकड़, दोबारा कहा गया था क्या क्या कंप्लायंसेस कहे गए थे, जब यही नहीं क्लियर, लगे पड़ने। इन्हीं चीजों में वर्कआउट थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा कि 1 to 1 वर्ड तुझे पता हो, सेक्शन खाया हो। सिंपल सी बात है, जिसको कहते हैं कि सर सुनो या पॉइंट पूछो, 1 to 1 पॉइंट्स क्लियर है। और जब इतना माइन्यूटली डिस्कस करोगे ना मेरे साथ 1 to 1, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखना और प्लस पॉइंट मिले, और सेक्शन में डबल डबल आपको पावर लगेगी। वाकई में सर क्वेश्चंस करके मजा आ, कि हर चीज हमने लिंकअप करी हुई। और वो तब होगी जितना बार बार मैं आपसे सुनूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, इन चीजों में ही क्या होगा, वर्कआउट होगा, दैट्स इट। और कोई तरीका नहीं सर पास होने का, और कोई तरीका नहीं, जस्ट यही है। एंड मेन चीज, डोंट डोंट ओवरथिंक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटर में आगे सर पता नहीं क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है। बड़े प्यार से, बड़े नॉर्मल तरीके से सारी चीज क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। जितना माइंड को ज्यादा सोचने लगाओगे ना, उतना काम खराब। टेक इट लाइटली, नॉर्मली, ठीक है, हाँ, नॉट टू लाइटली, ठीक है ना। कल से किताबें ही बंद करके बैठ जाओ, या घर पे पढ़ना ही बंद कर दो, वो भी नहीं है। नॉर्मली सर जो मेरी मैनेजमेंट है, जो मेरा टाइम है, जो कमिटेड टाइम है, दैट्स बस इतना भी कर लेना, मोर देन सफिशिएंट। बड़े प्यार से, बड़े प्यार से पूरा ईयर कवर करेंगे, बड़े प्यार से पूरा सिलेबस कवर करते हुए आपके यूनिट्स कवर करेंगे, एमटीपीस कवर करेंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा सर कैसे आपकी जर्नी गोइंग ऑन है। पर वो डे 1 से ही कंसिस्टेंसी, कि मैंने चाहे आज ये 2 सेक्शंस कवर करवाए ना, कि घर जाके सर 2 सेक्शन दोबारा देखने हैं। और बातें ये तुम्हें लग रहे होंगे 2 पेज, आज इस पे अपना 3rd to 4th आवर, 4 घंटे लग चुके हैं हमारे इसके ऊपर पर्टिकुलरली। तो मैंने 4 घंटे में 2 पेज में ऐसा क्या बोला, चीजें बहुत हैं रिलेट करने के लिए। और जितना साथ की साथ पॉलिश करते रहोगे ना, क्योंकि ये जो वर्डिंग है ये आज याद रहेगी, अगर ना लिखी, अगर ना वहां पे पॉइंट मेंशन करा, आज याद रहेगी, कल याद रहेगी, मैक्सिमम परसों याद रहेगी, उसके बाद वैनिश, साफ होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं घर का जो डेली का काम है, बेशक अभी अपना स्टार्ट भी नहीं हुआ, बट आप रेगुलरिटी क्यों तोड़ रहे हैं, कि चलो अभी तो पता भी नहीं, इंटर में होंगे नहीं, नेगेटिव थॉट क्यों, अभी तो दिवाली से पहले ही पटाखे पड़ेंगे सर, इनका यही नहीं पता ही अभी। आपा क्यों,
आपा तो अपनी ओर से पॉजिटिव सोचो, दूसरा सोचे ना सोचे वो तो माने यार। आपा तो सोचो कि हाँ सर मेरा तो डेकोरम स्टार्ट हो गया, मैं तो आगे तैयारी में लग गया। अपना अगर बाय बैक किया आज या डिविडेंड का सेक्शन किया, घर पे जाके इसको पढ़ो दोबारा, देखो। आपा अपनी उम्मीद क्यों हारे? अपनी होप ही अगर खत्म होगी फिर दुनिया से क्या लेना? पहले तो अपने अंदर जिंदा रहना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, बढ़िया होगा, जो होगा ठीक होगा। बाकी लास्ट डे जो है वो तो फेस करना ही पड़ेगा, वट एवर जो हुआ है। एटलीस्ट आपका तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। ये चीजें सर, अगर वही डेली की कंसिस्टेंसी, मैं वो स्केड्यूल भी आपको बताऊंगा। इन दिनों तो चलो नॉर्मल हमारी डिस्कशंस गोइंग ऑन है तो सिलेबस का ही पार्ट। हम कभी काइंड ऑफ इसको वर्ड आपके लिए यूज होता होगा कि डेमोज गोइंग ऑन है। डेमोज नो डेमो, ये सिलेबस ही है डे वन से। ये टॉपिक दोबारा थोड़ी करवाऊंगा मैं। हो गया भाई। इतना माइन्यूटली क्यों जान लगा रहा हूं? ये 5 लेक्चर में दोबारा नहीं लगाऊंगा, ये टॉपिक पॉलिश्ड है, डन। इसके बाद है पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, इससे ऊपर और क्या डेमो दूं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने लगे, वही तो चीज है, जो पढ़ा रहा हूं वही क्वेश्चन है, बात खत्म। हाँ बट यहाँ पे बातें थोड़ी अलग लेवल की होंगी, थोड़ा सा लेवल अप पहले से तो नेचुरली रेज करेंगे। ये सिस्टम का फर्क है, दैट्स तो कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे वर्ड लिखा गया कि सर विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट। अब एनी वर्ड पढ़ने के लिए पहले देखना भी तो पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी, इसीलिए पूछा। आगे सर, सच कंपनी शैल बी, यस प्लीज, liable to a penalty of rupees 1 lakh and in case of continuing failure with a further penalty of rupees 500. पहली बात, कंपनी पे पेनल्टी क्या है? 1 लाख। एंड फॉर कॉन्टिन्यूइंग फेलियर, व्हाट डू यू नो कॉन्टिन्यूइंग फेलियर? चलता जा रहा है, डिफॉल्ट तो हो गया, एक बार तो लगेगा लगेगा, बाकी जितने दिन चलेगा। 500 रुपए पर दिन के हिसाब से, 500 पर डे के हिसाब से, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना सर? एंड एवरी ऑफिसर, मतलब यहां तक तो पेनल्टी किसकी थी? कंपनी की। कंपनी पे पेनल्टी क्या लगी? 1 टाइम 1 लाख, कॉन्टिन्यूइंग 500 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख। क्लियर? एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, नाउ हु इज द ऑफिसर ऑफ द कंपनी? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द कंसर्न्ड पर्सन, जो इस मामले में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठा है सर, उस पर्सन के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी दैट इज 1 टाइम, कितनी लगेगी? 25,000, कॉन्टिन्यूइंग 100 पर डे के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 124, जो आपने आज क्या किया? कवर अप किया। क्लियर? सो नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना सेक्शन 125 एक तो ये कवर अप करेंगे। क्लियर? 125 को कवर करते हुए बड़े आराम से, तो सिंपल है, 126 और 127, बिल्कुल जी, मेरा 4th लेक्चर यहां तक होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट ऑन लेक्चर हम जो कवर अप करने वाले हैं, आज अपना 3rd लेक्चर है इसके ऊपर। टोटल टोटल यूजुअली चैप्टर 8 विल कंटेन 5 लेक्चर्स, जिसमें से 3 मेरे हो चुके। कल वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज 125 इजी नोट वे आईईपीएफ, 126 डिविडेंड टू बी कैप्ट इन अभियांस, 127 फेलियर टू पे द डिविडेंड विद इन 30 days, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 127। क्लियर? देन लास्ट मेरा होता है हमेशा सर ये केस स्टडीज करने के बाद एक तो रेवोकेशन एंड ऑल। हालांकि मैं रेवोकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे ये प्रोविजंस नहीं पढ़ाता। क्लियर? क्योंकि इस एक्ट में रेवोकेशन को लेकर कहीं भी वर्ड डिस्कस नहीं किया गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट होगा आपका एंटायरम डिविडेंड, साथ के साथ मॉड्यूल के क्वेश्चंस क्या करेंगे? ओपन करेंगे। जो भी 5-6 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में, एक चैप्टर तो आपका पहले ही मैं क्या करवा दूंगा? कंप्लीट करवा दूंगा। इज दैट क्लियर? सो रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। क्लियर? सो यहां तक इसको एक बार पढ़कर आइएगा। जो भी नॉर्मली आपके डाउट्स हैं, जो हैं जेन्युइनली की कोई पॉइंट पूछने वाला है, वो चीज पूछिए। बट जितना हाइपर थिंक करेंगे, वो बेफालतू के पॉइंट्स बन जाते हैं, एंड आपको वो उतना ना डीप एनालिसिस में ले जाएंगे। इतना नहीं जाना, इतना नहीं जाना। जो समझा, जो सुना, अगर वो आपके पास अप्लाई हो रहा है, अगर आपको आपकी प्रोविजंस सही दिख रही हैं, दैट्स अपना मोटिव पूरा है। मेरा मोटिव पूरा है, जो आप तक वो चीज डिलीवर करनी थी वो डिलीवर हो चुकी। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट। यस नंदनी, हर्षिता, बच्चे को डाउट? अनुभव, राधिका? नो सर। चलिए, ओके बच्चे।